इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, ये है 8वां चैप्टर जो सीरीज स्टार्ट की है ग्रामर की। उसका ये 8वां चैप्टर है टेंस, फॉर्म एंड यूजेस। बहुत लंबा चैप्टर है और बहुत लंबा समय लेकर, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें और बुक है तो बुक खोल के समझें। लिखा है प्रिय विद्यार्थी, ये बुक से मैंने नोट किया इसलिए मैं पूरा बुक्स वाला ही पढ़ा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, काल अथवा टेंस के विषय में ट्रांसलेशन के अध्याय में विस्तार पूर्वक विभिन्न जानकारियाँ दी जाएंगी। मतलब जो आगे आप पढ़ोगे इसमें ढेर सारी बातें कही जाएंगी। इस अध्याय में वर्ब से संबंधित कालों का ज्ञान, याद रखिए हम टेंस पढ़ते हैं, इसमें वर्ब से रिलेटेड काल यानी कि समय की हम बात करते हैं। ज्ञान इस आशय से कराया जाना आवश्यक है कि आप रिक्त स्थानों की पूर्ति आसानी से कर सकें, यानी जो आपको एक्सरसाइज दी जाएगी उसको आप आराम से कर सकें। निम्नलिखित वाक्यों का ध्यानपूर्वक पढ़िए। आई राइट अ लेटर टू यू, मैं पत्र तुम्हें लिखता हूँ। आई रोट अ लेटर टू यू यस्टरडे, मैंने तुम्हें पत्र लिखा था कल, मतलब पिछले कल, बीता हुआ कल। आई शैल राइट अ लेटर टू यू टुमारो, मैं तुम्हें पत्र लिखूंगा कल। ठीक है, पहले वाक्य में लिखा गया राइट वर्तमान काल में है, दूसरे वाक्य में लिखा रोट भूतकाल में है, तीसरे वाक्य में लिखा गया शैल राइट भविष्य काल में है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि टेंस निम्नलिखित रूपों में हो सकता है: वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस, भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस, भविष्य काल अर्थात फ्यूचर टेंस। वर्ब्स के प्रयोग के आधार पर उपयुक्त तीनों टेंसेस को इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस 4 भागों में बांटा जाता है। इनके प्रयोग, पहचान आदि के बारे में ट्रांसलेशन के अध्याय में अलग से विस्तार पूर्वक उल्लेख है। यानी ट्रांसलेशन जब आप पढ़ोगे इसमें और आपको क्लेरिफिकेशन मिलेगा। यहाँ इनका सामान्य ज्ञान दिया जा रहा है, यहाँ सामान्य ज्ञान दिया जा रहा है। जब ट्रांसलेशन पढ़ोगे उसमें आप और डिटेल पढ़ोगे। पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ये वाक्य बताते हैं कि कार्य होने का समय वर्तमान है। इस टेंस के वाक्यों से यह पता चलता है कि कार्य पूर्ण होने या अपूर्ण होने का समय क्या है, यानी वो किस समय खत्म हुआ है, किस समय बचा हुआ है। वाक्य का स्वरूप इस प्रकार होगा, मतलब वाक्य अगर आपको मिलेगा तो आपको इस प्रकार मिलेगा: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। आई, वी, यू, दे गो, ही, शैल, शी गोज, ये दिया है कॉमा करके, ये अफर्मेटिव है। ठीक, यानी कि आई के साथ दे गो हो सकता है, वी के साथ गो हो सकता है, यू के साथ गो हो सकता है, दे के साथ गो। यानी कि इसको ऐसे पढ़ सकते हैं: आई गो या वी गो या यू गो या दे गो, इस तरह पढ़ सकते हैं। अगर हम सिंगुलर की बात करें इसको हम पढ़ सकते हैं सिंगुलर के हिसाब से ही गोज या शी गोज। ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ना चाह रहे हो। सेकेंड, सेम वही चीज़ है, आई के साथ डू नॉट लगेगा, आई, वी, यू, दे, इन चारों के साथ हम डू नॉट लगाते हैं, और ही और शी के साथ हम डज नॉट लगाते हैं। तो अब देख लो, आई डू नॉट गो हो जाएगा, या वी डू नॉट गो, या यू डू नॉट गो, या लास्ट में दे डू नॉट गो। अगर ये सिंगुलर हुआ, मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर हुआ। जिस केस में हम कह सकते हैं ही डज नॉट गो हो जाएगा या शी डज नॉट गो। जो कॉमा करके लिखा है वो कहना चाह रहा है या के केस में। थर्ड वाला क्या है, डू आई, अगर क्वेश्चन वाला है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो कैसे बनेगा: डू आई गो क्वेश्चन मार्क, या डू वी गो क्वेश्चन मार्क, या डू यू गो क्वेश्चन मार्क, डू दे गो। इसका हिंदी बता दे रहा हूँ, क्या मैं जाऊँगा, क्या मैं जाता हूँ। फिर वी के लिए होता है क्या हम जाते हैं, यू के लिए होगा क्या तुम जाते हो, और दे के लिए होगा क्या वे जाते हैं। इसका अगर हम सिंगुलर देखें, डज ही गो, क्या वह जाता है, डज शी गो, क्या वह जाती है लड़की के लिए, इस तरह बोला जाएगा। यूज़ ऑफ क्वेश्चन वर्ड का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम: व्हाट डू यू से, तुम क्या कहते हो, हु सेज सो, ये ऐसा कौन कहता है, मतलब कोई बात है आगे कह रहे हो, ये ऐसा कौन कहता है। विच बुक डज शी रीड, वो कौन सी किताब पढ़ती है। वाई वॉट डज ही ईट नाउ, वो अब क्या खाता है। देखो, सिंगुलर के साथ डज लग रहा है और प्लूरल के साथ डू लग रहा है। क्लियर हो रहा है। यू आई वी, दे के साथ डू लग रहा है अगर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव, और सिंगुलर यानी ही और शी के साथ एक किसी का नाम भी हो सकता है, उसके साथ हम डज लगाते हैं। वाई डज द डॉग बार्क, कुत्ता क्यों भौंकता है।
छठवां भी है, देखिए सातवां भी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य निम्नलिखित बातें प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वर्तमान काल की सामान्य घटना, वर्तमान काल में कोई सामान्य बात हो रही है उसके लिए, जैसे आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। दूसरा, आदत या नियमित रूप से होने वाला कार्य, कोई कार्य जो आप आदतन रोज करते हो या नियमित रूप से करते हो, जैसे आई गो फॉर अ वॉक डेली, मैं सुबह मतलब मैं रोज टहलने जाता हूँ, तो ये तो रेगुलर बात हो गई। गो डॉग्स बार्क्स एट नाइट, कुत्ते रात को भौंकते हैं, ये तो उनका आदत है, कुत्ते रात को भौंकते हैं। तो देखो डॉग्स प्लूरल है, इसलिए बार के साथ एस नहीं लगा है। डॉग्स बार्क एट नाइट। विशेष क्या लिखा है, डॉग्स से पहले द का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि आदत प्रकट करने वाले बहुवचन के कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। अगर कोई कॉमन नाउन है और वो कॉमन नाउन से आप आदत के बारे में बात कर रहे हो, ठीक, तो आप क्या नहीं लगाओगे, आप द नहीं लगाते हो। नॉर्मली द के साथ डॉग आता है, लेकिन यहाँ द के साथ डॉग नहीं आया। तीसरा, शाश्वत सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ, जो हर जगह ट्रूथ है, जैसे मैन इज मॉर्टल, आदमी क्या है, अमर नहीं है। मॉर्टल मतलब होता है जो अमर ना हो, यानी कि जो कभी ना कभी मरे। तो मैन इज मॉर्टल, आदमी अमर नहीं है, कभी ना कभी मरेगा। सेकेंड, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का इन कारण से आप यूज कर सकते हो। तो डी, तथ्य, फैक्ट प्रकट करने वाले वाक्य, जो फैक्ट प्रकट करे, कोई तथ्य बताए, उनके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए यूज कर सकते हैं। माई सिस्टर टीचर्स इन अ स्कूल, ये फैक्ट बता रहा है, कोई तथ्य बता रहा है, कोई बात बता रहा है कि मेरी बहन स्कूल में पढ़ाती है। सेकेंड, वीट कॉस्ट 6 रुपीज़ अ किलो, मतलब वीट मतलब क्या होता है, गेहूं का जो कॉस्ट मतलब जो कीमत है वो 6 रुपये प्रति किलो है, ये बताया जा रहा है। तो ये मान लो एक फैक्ट बताया जा रहा है, एक कोई बात बताई जा रही है, रियल बात। ई, कुछ विशेष एडवर्ब के प्रयोग वाले, कुछ विशेष एडवर्ब के साथ भी हम लगा सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे ही ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा लेट आता है, तो या तो आदत की बात हो रही है और साथ में यूज हो रहा है ऑलवेज। ही नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, टेल से पहले नेवर आ गया, और नेवर मतलब होता है कभी नहीं, तो वो कभी झूठ नहीं बोलता है। ये भी किस में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि ये भी सच बता रहा है, और किसके साथ बता रहा है, एडवर्ब के साथ। माई फादर ऑफन गोज टू द मूवी, मेरे पिता प्रायः मूवी को जाते हैं, अर्थात मूवी देखने जाते हैं। तो देखो विशेष लिखा है, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, डेली, एवरी डे आदि का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैबिट प्रकट करने के लिए किया होता है। आपको पता है अगर हैबिट प्रकट हो रहा है तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखते हैं। हिस्टोरिक इवेंट, कोई ऐतिहासिक घटना को व्यक्त करने के लिए भी हम करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा हिस्टोरिक घटना प्रेजेंट टेंस में हो तब। ऐसे बाबर अटैक्स महाराणा प्रताप एंड डिफीट्स हिम, अकबर महाराणा प्रताप पर अटैक करता है, आक्रमण करता है और उन्हें हराता है, ठीक। दूसरा, महाराणा प्रताप कलेक्ट आर्मी, महाराणा प्रताप सैनिक इकट्ठा करते हैं। आप इसको पास्ट में भी कह सकते हो, लेकिन कहने का तरीका होता है, जैसे किया था अगर बोलेंगे तो उसको पास्ट हो गया, लेकिन अगर ते है ता है वैसा आ रहा है तो उसको हम प्रेजेंट मानते हैं, उसको आप ऐसे बना सकते हो। नोट, इस प्रकार विविड डिस्क्रिप्शन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस के स्थान पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। देखो विविड डिस्क्रिप्शन, विविड मतलब होता है थोड़ा डिस्क्रिप्शन, कम डिस्क्रिप्शन है। जब कम डिस्क्रिप्शन वाली कोई बात हो, बहुत छोटी सी बात हो, तो उसको हम प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। जी, जब भविष्य की बातें कॉन्टेक्स्ट के आधार पर प्रकट हो, मतलब कि कॉन्टेक्स्ट मतलब आप किसी एक चीज़ से रिलेट करके दूसरी बात कह रहे हो, जैसे ये करोगे तो ये होता है। जैसे अगर आप कहो कि देखो अगर तुम पास हो जाओगे तो मैं जॉब मिलता है, लोगों को जॉब मिलती है, तो देखो ये क्या हो रहा है, सेंस क्या आ रहा है, प्रेजेंट टेंस का। वी गो टू द कुंभ फेयर नेक्स्ट वीक, हम जाते हैं कुंभ फेयर नेक्स्ट से, अगले दिन। वी बिगिन प्रैक्टिस टुमारो, हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं कल से, अर्थात ये बता रहा है कोई हम फ्यूचर में है, जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बता रहे हो, आज के कॉन्टेक्स्ट, आज के हिसाब से बता रहे हो कल के लिए। और ध्यान दीजिएगा ये प्लानिंग आपको पता है, ये फिक्स है, जो फिक्स होता है उसी को हम प्रेजेंट टेंस में कवर अप करते हैं, अदरवाइज फ्यूचर टेंस की कोई भी चीज़ प्रेजेंट टेंस में कवर अप नहीं होता है। जैसे आप सुनते होंगे कि कल मैच है, तो आप दो तरीके से बोल सकते हो, कल मैच है या कल मैच होगा।
अगर मैच कल फिक्स है मतलब कल होना ही है तो आप उसको प्रेजेंट टेंस में भी बोल सकते हो कि कल मैच है, इस तरीके से। फिर तीसरा चौथा भी एग्जाम्पल कुछ ऐसा ही है। फिर इसको वही लिखा है ब्रैकेट में कि प्रेजेंट टेंस शोइंग फ्यूचर टाइम। ये जो प्रेजेंट टेंस है ये फ्यूचर टाइम दिखा रहा है, लेकिन ये बात प्रेजेंट टेंस की कर रहा है, क्योंकि आपको वो चीज़ पता है। तो आप क्या कर रहे हो, आप जो कल का दिन है, कल के दिन को भी प्रेजेंट में ले रहे हो। देखो ये आप डिपेंड करता है कि आप क्या बोल रहे हो। जैसे बोलते हैं हम 2020 में जी रहे हैं, तो देखो 2020 कितना, एक साल का समय है। अभी कुछ ही समय, मतलब अभी तो आधा साल बीता है, अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन इसको हम प्रेजेंट टेंस में कवर कर रहे हैं। यानी कि ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने समय को प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, कितने समय को पास्ट टेंस में रखते हैं और कितने समय को फ्यूचर टेंस में रखते हैं। ये हमारे यानी बोलने वाले पे डिपेंड करता है। इसीलिए यहाँ पे जो आप देख रहे हो जी वाला एग्जाम्पल, ये क्या कर रहा है, ये जो आने वाला कल है इसको भी प्रेजेंट टेंस में ही कवर अप कर रहा है। नोट, ऐसे वाक्यों में भविष्य प्रकट करने वाले फ्यूचरिटी बोलते हैं इसको, फ्यूचरिटी शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करना आवश्यक है। ये आपको दिखाना होता है कि भाई हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं लेकिन ये प्रेजेंट टेंस के अंदर आ रहा है। विशेष सामान्य प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस को व्यक्त करने के लिए एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूजुअली, नॉर्मली, इन सब का प्रयोग करते हैं ताकि हम दिखा सके कि हाँ ये कोई प्रैक्टिस की बात हो रही है जो रेगुलर बेस पे होती है। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक समझिए। मैं 2 ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बाकी आप समझने की कोशिश करिए। मैं अच्छा पूरा बता दे रहा हूँ। शी नेवर गोज टू स्कूल इन टाइम, वो कभी भी स्कूल समय पे नहीं जाती है। मतलब वो मतलब ये रेगुलर बात हो रही है कि वो कभी नहीं जाती है। वी ऑफन मीट ईच अदर ऑन संडे, हम प्रायः एक दूसरे को संडे को मिलते हैं, मतलब हर संडे को हम एक दूसरे को मिलते हैं। तो रेगुलर बात हो गई, प्रैक्टिस की बात हो गई। फिर तीसरा में वैसा ये यूजुअली, सेल्डम मतलब होता है मतलब कि माई ब्रदर सेल्डम राइट अ लेटर टू मी, मतलब हमेशा मेरा भाई मुझे पत्र लिखता है। सम टाइम कभी कभी, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। तो ये जो जितने आप ब्लैक से देख रहे हो ये सब के सब क्या है, ये दिखा रहे हैं कोई काम रेगुलर बेस पे होता है। अगर कोई काम रेगुलर बेस पे होता है तो उसको हम प्रेजेंट टेंस में ही रखते हैं। जैसे सूरज रोज उगता है, तो सूरज तो कल भी उगेगा, परसों भी उगेगा, लेकिन उसको हम फ्यूचर में नहीं रख रहे हैं, उसको हम प्रेजेंट में रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा होता है, रेगुलर बेस पे होता है। ठीक, या तो रेगुलर बेस पे नहीं होता है या रेगुलर बेस पे होता है, दोनों को हम प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने एक्सरसाइज आपको करना है, एक्सरसाइज नंबर 1। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। चलिए देखा जाए। राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, गो की गोज, गोज लगाएंगे। राम गोज टू स्कूल डेली। सेकेंड एग्जाम्पल, गीता डज नॉट, यहाँ जब डज नॉट आ गया, तो जब गीता के साथ डज नॉट आ गया तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक, तो हो जाएगा कुक, गीता डज नॉट कुक फूड। याद रखिएगा, हम एस या ईएस तभी लगाते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और जो सेंटेंस हो वो अफर्मेटिव हो यानी पॉजिटिव हो। अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव होता है तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, है ना। बाकी सब भी आपको ऐसे ही भरना है। एक्सरसाइज नंबर 2 क्या लिखा है, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको सही वर्ब भरना है इन द गिवन ब्रैकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो ब्रैकेट में दिया है। डज योर फादर शेव बिफोर ब्रेकफास्ट, क्या आपके पिता शेव करते हैं यानी दाढ़ी छीलते हैं, दाढ़ी साफ करते हैं ब्रेकफास्ट से पहले, नाश्ते से पहले। तो यहाँ शेव का सेव ही लिखा है, कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। हु यूज हिस्ट्री, तो क्या हो जाएगा, हु टीचर्स यू हिस्ट्री। जब कभी भी हु के साथ हम सेंटेंस यूज करते हैं तो हम उसको अफर्मेटिव की तरह यूज करते हैं। होता नया इंटरोगेटिव है लेकिन इसको अफर्मेटिव के साथ यूज करते हैं, अर्थात इस पर हम डस नहीं लगाते हैं, हु के साथ हम डस नहीं लगाते हैं। ठीक, क्योंकि सब्जेक्ट ही नहीं है। जब सब्जेक्ट ही नहीं है, सब्जेक्ट तो हम पूछ रहे हैं, जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से आएगा, इसलिए इसका हो जाएगा हु टीचर्स यू हिस्ट्री। ठीक, थर्ड, व्हेन डू क्लासेस बिगिन, कब क्लास शुरू होती है, क्वेश्चन मार्क। ये आपको भरना है, बाकी सब भी आपको करना है। कहीं पे कोई डाउट हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन लिख दीजिएगा प्लीज़, एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन लिख दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन है, ये उसमें ऑप्शन है, बताइए इसमें क्या आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। चाहे आप मुझसे मेरा, अगर आपके पास email ID है तो email ID पे या मेरे व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हो। चलते हैं आगे। एक्सरसाइज खत्म हो गया, अब पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म, अब पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी इसे कहते हैं और इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं।
इस टेंस से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में लगातार चल रहा है और पूरा नहीं हुआ है। यह टेंस में वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर होता है, यानी कि उसका फर्स्ट फॉर्म होगा प्रेजेंट का और इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी जोड़ देते हैं और ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या लिखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस वाला, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक, आई के साथ एम लगता है और ही और शी के साथ इज लगता है। ही या शी इज गोइंग टू स्कूल, वह मतलब लड़की के लिए वह स्कूल जाती है, जा रही है, या वह स्कूल जा रहा है, दोनों होता है। लड़का है तो जा रहा है, लड़की है तो जा रही है। अब थर्ड वाला एग्जांपल देखिए अफर्मेटिव का, वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो। दे आर गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे हैं। तो यू वी दे के साथ आर लगता है, आई के साथ एम लगता है और ही और शी के साथ इज लगता है। नेगेटिव में वो कुछ करना नहीं है, आपको एम इज और आर के बाद नॉट लगाना है वर्ब से पहले। मेन वर्ब जो आपका है गोइंग से पहले नॉट लगाना है। याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। अगर आप इंटरोगेटिव की बात करें हेल्पिंग वर्ब वाला, तो हम नॉट कहाँ लगाएंगे, इसमें नॉट नहीं लिखा है नॉट वाला एग्जांपल, लेकिन याद रखिएगा हम नॉट कहाँ लगाएंगे, हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। इंटरोगेटिव में अगर आपको नॉट लगाना है तो आप एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रही हूँ, ये तो हो गया सिंपल। अगर इसमें आप नॉट जोड़ना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, ऐसे। अब दूसरा एग्जांपल क्या लिखा है, इज ही या शी गोइंग टू स्कूल। और तीसरा एग्जांपल लिखा है आर, वी के साथ भी आर लगता है, यू के साथ भी आर लगता है, दे के साथ, तो किसी के साथ भी बोल सकते हो। मैं एक बोल रहा हूँ वी, आर वी गोइंग टू स्कूल, क्या हम स्कूल जा रहे हैं। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड की मदद से। अगर हम क्वेश्चन वर्ड लिख रहे हैं तो कैसा बनेगा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो यू के साथ आर आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ शी लिखा होता तो क्या होता, वेयर इज शी गोइंग, वह कहाँ जा रही है। अगर ये होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, आई होता, सब्जेक्ट अगर आई होता तो क्या होता है, वेयर एम आई गोइंग। ठीक, क्लियर हो गया। और अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग निम्नलिखित रूप में। हम इसका प्रयोग देखते हैं कहाँ कहाँ करते हैं। बोलते समय जब कार्य जारी हो, जब हम ये सेंटेंस बोल रहे हो और वो काम जारी हो, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। एन एक्शन ऑन कंटिन्यूएशन एट अ टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप बोल रहे हो तो वो जो काम है वो चला जा रहा है, वो बढ़ रहा है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एग्जाम्पल, द बॉयज़ आर रीडिंग न्यूज़पेपर इन द रूम, जब मैं ये बोल रहा हूँ तब क्या हो रहा है, जो लड़के हैं वो न्यूज़पेपर अभी भी रूम में पढ़ रहे हैं। द गर्ल आर सिंगिंग अ सॉन्ग नाउ, जो लड़कियां हैं वो अब गाना गा रही हैं। ठीक, मतलब अभी गा रही हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी वो गा रही हैं। दूसरा इसका यूज़ है, ऐसा अस्थायी कार्य जो बोलते समय वास्तविक रूप से न हो रहा हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। ऐसा अस्थायी का मतलब कि वह काम जो अस्थायी हो, मतलब वो फिक्स ना हो, वो टेम्परेरी हो, कभी कभी होता हो, और वो वास्तविक रूप से अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी चल रहा है जब आप बोल रहे हो, तब उसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे अ टेम्परेरी एक्शन नॉट एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इज रिटन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जब आप बोल रहे हो तब वो जो काम है वो अभी एक्चुअली हो नहीं रहा है, लेकिन वो अभी होगा बाद में, तब उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे आई एम राइटिंग अ बुक, मैं किताब लिख रहा हूँ। इनफैक्ट आई एम नॉट राइटिंग अ बुक एट प्रेजेंट। देखो इसका मतलब क्या है, अब जब कोई बुक लिखते हो तो उसमें लंबा समय लगता है ना। जैसे मान लो कि मैं बुक लिख रहा हूँ पिछले 2 महीने से, तो मैं बोलूँगा कि कोई पूछेगा क्या कर रहा है, तो मैं बोलूँगा मैं बुक लिख रहा हूँ। अर्थात अभी जब मैं बोल रहा हूँ तब तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ सामने वाले से, लेकिन रियलिटी में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 महीने से क्या लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, बुक लिख रहा हूँ। तो वो काम जो क्या हो रहा है, आप बीच में छोड़ दे रहे हो, लेकिन आप उसको आगे बढ़ा रहे हो, डे बाय डे उसको आगे बढ़ा रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ। फिर से दोहरा रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ बुक। तो नॉर्मली बुक लिखने के लिए कई लोग को 2-3 महीने 3-3 महीने लग जाते हैं। तो उसके बीच में कोई आपसे पूछ दिया कॉल करके कि आओ बताओ क्या हाल चाल है, बताओ क्या कर रहे हो, तब बोलो कि मैं अभी बुक लिख रहा हूँ। यानी कि अभी तो आप कॉल पे बात कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में आप क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, आप कोई बुक लिख रहे हो 2 महीने तक के लिए। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, ऐसा कार्य जिसके निकट भविष्य में किए जाने की योजना हो। ऐसा कार्य जो आप करने वाले हो, जैसे मैं बाजार जाने वाला हूँ या जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, ठीक है, या जाऊँगा, उसके लिए हम बोलते हैं
एन एक्शन दैट इज प्लान्ड और अरेंज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, वो काम जो आप फ्यूचर में करने वाले हो। जैसे मैं जा रहा हूँ अपनी नई दुकान खोलने, यानी कि अभी नहीं खोल रहा हूँ, हो सकता है मैं 1-2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद मैं नई दुकान अपने खोलने जा रहा हूँ फ्यूचर में, लेकिन उसको प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर सकते हैं। वही मैंने कहा ना कि आप बोल क्या रहे हो, आप अपने हिसाब से क्या समझ रहे हो, उस हिसाब से हम टेंस को थोड़ा बदल सकते हैं। माई फादर इज़ गोइंग कमिंग फ्रॉम दिल्ली टुमारो, मेरे पिता कल आ रहे हैं दिल्ली से, यानी कि कल आ रहे हैं, यानी कि भविष्य में आ रहे हैं। लेकिन देखो भविष्य में आ रहे हैं, लेकिन उसके आगे हम आई के साथ इज़ लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये काम भविष्य में होने वाला है और हमें पता है कि ये हो रहा है। द एक्शन इज़ नॉट टेकिंग प्लेस एट प्रेजेंट बट प्लान फॉर फ्यूचर टुमारो, ये काम अभी प्रेजेंट टाइम पे नहीं हो रहा है, लेकिन ये प्लान है कि ये टुमारो कल होगा, ठीक है, और वो कंटिन्यूस होगा, इसलिए हम ऐसे बोल सकते हैं। चौथा यूज इसका क्या हो सकता है, ऐसे कार्य जो को बताने के लिए जो जारी हो किंतु जिसका मतलब जिसका होना बोलते समय आवश्यक ना हो, वो काम जो जारी हो लेकिन ज़रूरी नहीं ना हो कि आप जब बोल रहे हो तब आप कर रहे हो। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो, मतलब खाना तो सिंपल हो गया, वही जो जो बुक लिखने की बात हो रही है, वही आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल में, व्हाट आर यू राइटिंग दीज डेज, आजकल क्या लिख रहे हो। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, आप बाहर गए हो, मान लो अपने दोस्त से मिलने गए हो, दोस्त आपको मिला बाजार में, पूछ रहा भाई आजकल क्या लिख रहे हो, तो बोलेगा आजकल तो मैं किताब लिख रहा हूँ, ठीक। तो यानी कि किताब जो आप लिख रहे हो वो आप जब बोल रहे हो तब नहीं लिख रहे हो, लेकिन आप ओवरऑल देखें तो ओवरऑल आप अभी भी किताब लिख रहे हो। द एक्शन ऑफ राइटिंग इज नॉट डन एट द टाइम, मतलब जो लिखने का काम अभी वो खत्म नहीं हुआ है, ऑफ स्पीकिंग जब आप बोल रहे हो, बट इट इज़ इन प्रोग्रेस, पर वो प्रोग्रेस में हो, ठीक। यानी कि जब बोल रहे हो तब आप रुके हो, लेकिन अभी वो काम खत्म नहीं हुआ, अभी वो जारी है। आई एम राइटिंग एन आर्टिकल ऑन इंडिया फॉरेन पॉलिसी, मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ भारतीय विदेश नीति पर, यहाँ है, ठीक है। द वर्क ऑफ एक्शन इज नॉट इन प्रोग्रेस बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो मतलब कि जो बोल रहा है उस समय तो काम नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो आर्टिकल है वो लिख रहा है, कुछ समय से वो आर्टिकल लिख रहा है। उसके लिए भी हम आईएनजी के साथ, मतलब वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ हम सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। पांचवा यूज कैसे कर सकते हैं, ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जिसे बार बार करने की आदत हो, ऐसे द एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ बिकम अ हैबिट फॉर डूइंग इट ओवर एंड अगेन, बार बार करने की आदत को लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। जैसे राज इज़ ऑलवेज आस्किंग मी क्वेश्चन ऑन पॉलिटिक्स, राज मुझसे हमेशा पूछता रहता है या पूछ रहा है, हमेशा पूछ रहा है पॉलिटिक्स पर, राजनीति पर प्रश्न। उसके लिए भी हम लगाते हैं कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए विशेष क्या लिखा है, सामान्यतः 2 प्रकार की क्रियाएं का प्रयोग नहीं होता है, सामान्यतः 2 प्रकार की क्रियाएं का प्रयोग हम नहीं करते हैं। कौन सा, ऐसी क्रियाएं जो ज्ञानेंद्रियों को अनुभव या भावनाओं को व्यक्त करती हैं, यानी जो ज्ञान इंद्रिय मतलब आपके कोई सेंस की बात करती हैं या अनुभव की बात करते हैं, उसको डायरेक्ट हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हैं। जैसे बिलीव, केयर, फील, हियर, एक्सेप्ट, नो, सीइंग, रिमेंबर, टेस्ट, वांट, फॉरगेट, ये सब जो है, ये सब के लिए हम समानतः 2 प्रकार की क्रियाएं, वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, उसमें हम कोई वर्ब का प्रयोग नहीं करते। जैसे आई एम नोइंग हिम, ये गलत है, आई नो हिम होगा, ठीक। आई एम रिमेंबरिंग यू योर नेम, मैं तुम्हारे नाम को याद कर रहा हूँ, तो ये गलत है, ये इनकरेक्ट है, आई रिमेंबर योर नेम होगा। तो अगर आपको कभी ऐसे सेंटेंस मिल गए, आई एम सीइंग यू, ये गलत सेंटेंस है, ये रॉन्ग सेंटेंस है। तो अब जितने आई एम नोइंग यू, ये गलत सेंटेंस है, तो जितने आप देख रहे हो एग्जाम्पल, ये सब जो सेंटेंस है ये गलत है अगर इसमें आईएनजी के साथ आप सेंटेंस को यूज़ कर रहे हो। सेकेंड, ऐसी क्रिया जो अवस्था या दशा यूज़ करते हैं, व्यक्त करें होने वाले समय में स्थायी समझी जाए, मतलब उस समय वो स्थायी हैं लेकिन वो व्यक्त कर रही हैं किसी भी अवस्था को। जैसे कॉस्ट, बिलोंग, अपीयर, रिजेंबल, ओन, कंटेन, ये सब क्रिया हैं। कॉस्ट ये भी क्रिया है, बिलोंग क्रिया है, अपीयर भी क्रिया है, रिजेंबल इकट्ठा करना ये भी क्रिया है, ओन मतलब अपना बना लेना, है ना। जैसे ये संपत्ति मेरी हो गई तो हम ओन कर सकते हैं। कंटेन मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा कर लेना। देखो आई एम ओनिंग अ कार, ये गलत है, आई ओन अ कार होता है, मैं कार ले रहा हूँ या मैं कार अपने में ले रहा हूँ, अर्थात मैं कार का मालिक बन रहा हूँ, तो आई ओन अ कार होता है, आई एम ओनिंग अ कार नहीं होता है, ठीक। वैसे ही बाकी एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए।
इस प्रकार के कुछ अन्य उदाहरणों को ध्यानपूर्वक देखिए। मुझे मैदान में एक गाय दिखाई पड़ रही है। आई सी अ काउ इन द फील्ड, ये होगा। आई एम सीइंग अ काउ नहीं होता है। गुलाब की गंध मीठी लग रही है। द रोज स्मेल स्वीट, ये है। द रोज स्मेलिंग नहीं होगा, गलत हो जाएगा। दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है। समवन नॉक्स एट द डोर, नॉकिंग नहीं होगा। वह दुखी दिखाई दे रही है। शी लुक्स सैड, लुकिंग नहीं होगा, लुक्स होगा। वैसे पांचवा भी है, आसमान नीला प्रतीत हो रहा है। द स्काई अपीयरिंग नहीं होगा, अपीयर होगा। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आईएनजी के साथ ये वर्ड यूज हो सकता है, लेकिन वो जिरंड में यूज होगा। किसके साथ यूज होगा? जिरंड में। आप सीइंग का भी यूज कर सकते हो, स्मेलिंग का भी यूज कर सकते हैं, नॉकिंग का भी यूज कर सकते हैं, लुकिंग का भी। लेकिन वो किसके साथ यूज कर सकते हो आप? एज अ जिरंड, जिरंड की तरह यूज कर सकते हो। अगर आपको जिरंड नहीं पता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं आपको बता दूंगा जिरंड कहाँ पे देखें। जी, अगर आपने वर्ब वाला वीडियो देखा होगा तो आपको जिरंड पता होगा। लिखा उपयुक्त हिंदी में वाक्यों में रहा रही है आदि का प्रयोग होने पर भी अंग्रेजी अनुवाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्रिया में आईएनजी का प्रयोग नहीं है। अर्थात आप यहाँ देख लो, यहाँ रहा है, रही है जैसे सेंटेंस लिखा है, फिर भी हम इसमें आईएनजी का यूज नहीं कर रहे हैं। चलिए, इसका एक्सरसाइज नंबर 3 आपको करना है। फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म, आपको करेक्ट फॉर्म में फिल द ब्लैंक्स करना है। लिखा है दे आर, खाली स्थान और अ लेटर, सिंपल होगा दे आर राइटिंग अ लेटर। सेकंड, ही इज रीडिंग अ बुक, कितना आसान है ना, इसको फटाफट इसको भरिए। कहीं पे डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब हम बात कर सकते हैं, देख लीजिएगा ध्यान से, इसमें ऐसे कई सारे वर्ड होंगे जो ऊपर आपको लिखा हुआ है, ये सब उस पर मैच होगा, तो उसमें हम ध्यान दीजिएगा, उसमें आईएनजी मत जोड़ दीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यह टेंस बताता है कि पूर्व में शुरू हुआ कार्य समाप्त हो गया है, किंतु उसे समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ है। पहचानने के लिए, मतलब अगर आप हिंदी में पहचानना चाहो तो इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं का प्रयोग सामान्यतः होता है, या किया है, की है, ऐसे भी आता है। इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं अपने से बता दे रहा हूँ। अंग्रेजी में हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं, तो हैज़ लगाते हैं सिंगुलर के साथ और हैव लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, आई हैव गॉन, मैं चला गया हूँ, मतलब मैं अभी यहाँ नहीं हूँ, मैं चला गया हूँ। या वी हैव गॉन, हम चले गए हैं। यू हैव गॉन, तुम चले गए हो, ऐसे। ही हैज़ गॉन, वह चला गया है, इस तरीके से। नेगेटिव सेंटेंस क्या है? आई हैव नॉट गॉन, मैं नहीं गया हूँ। हैव के बाद नॉट लगाते हैं, इसमें बहुत आसान है, इसमें डज नॉट, डू नॉट का कोई झंझट नहीं है। ही हैज़ नॉट गॉन, वो नहीं गया है, ठीक। या शी हैज़ नॉट गॉन, वो नहीं गई है, या वो नहीं जा चुकी है, इस तरह की भी आप बोल सकते हो। इंटरोगेटिव सेंटेंस, हैव यू गॉन, क्या तुम चले गए हो, या क्या तुम जा चुके हो, इस तरीके से बोला जा सकता है। हैज शी गॉन, क्या वो चली गई है, या क्या वो जा गई, वो चली गई है, या क्या वो जा चुकी है, इस तरीके से भी बोला जा सकता है। विशेष, इस टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हैज़ या हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इस टेंस का प्रयोग इस दशा में किया जाता है जब कार्य या घटना संबंध भूतकाल से हो, किंतु उसका परिणाम या प्रभाव मस्तिष्क में वर्तमान समय में भी बना हो। यानी काम तो आपने भूतकाल में ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी भी आपके दिमाग में वो वर्तमान समय में चल रहा है। एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड इन द कॉलोनी फॉर 5 days, मैं रह चुका हूँ कॉलोनी में 5 साल तक, ठीक। ये तो बात पास्ट की है, लेकिन ये अभी भी आप कह रहे हो, यानी कि अभी कुछ समय पहले ही आपने ख़त्म किया है और अभी आपके दिमाग में अभी भी ये प्रेजेंट टेंस में ही चल रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल भी कुछ ऐसा ही है, थर्ड एग्जाम्पल भी कुछ ऐसा है। थर्ड एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, द फिल्म हैज़ रन फॉर 100 days, ये फिल्म जो है वो चली, अर्थात सिनेमा घरों में चली 100 दिन तक। तो यह फिल्म 100 दिन तक सिनेमा घर पर चली है, यानी कि पास्ट में चली है, अब ख़त्म हो गई है, ठीक। और लेकिन फिर भी आप इसको अपने दिमाग में क्या प्रेजेंट टेंस में ले रहे हो। तो उपयुक्त वाक्यों में यह स्पष्ट है कि कार्य भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान समय में भी जारी है, मतलब कार्य खत्म तो हो चुका है लेकिन आपके दिमाग में काम जारी है। फॉर 5 years, फॉर 15 years, फॉर 100 days, ये फ्रेज पीरियड ऑफ टाइम प्रकट करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सिंस, अगर आपको सिंस लगाना है तो सिंस लास्ट संडे, सिंस 1 January etc फ्रेज पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय प्रकट करता है। अभी हम प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूस देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आई हैव लिव्ड इन दिस कॉलोनी सिंस 1998। मैं रह चुका हूँ इस कॉलोनी में 1998 से। देखिए, फॉर मतलब भी से होता है और सिंस मतलब भी से होता है, लेकिन अंतर है। फॉर लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कितने घंटे, कितना समय, 5 घंटा, मान लो 5 घंटे, 5 साल, 100 साल, 20 साल, 2 मिनट, 2 सेकेंड, ये पीरियड बता रहा है, अंतराल बता रहा है। जबकि देखो सिंस 1998 ये आपको एग्जैक्ट टाइम बता रहा है कि इस समय से, दोपहर से, शाम से, 4 बजे से, 5 तारीख से, सोमवार से, मंगलवार से, तो उसके लिए हम सिंस लगाते हैं। उपयुक्त दोनों उदाहरणों में सिंस का प्रयोग करके पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाया गया है। निम्नलिखित वाक्यों का ध्यानपूर्वक पढ़िए। मिस्टर शर्मा हैज़ बिल्ट अ न्यू शॉप। मिस्टर शर्मा ने नया शॉप बनाया है। ही इज़ ओपनिंग अ डिपार्टमेंट स्टोर इन इट टुमारो। वो नया ओपनिंग डिपार्टमेंट खोल रहे हैं, मतलब स्टोर खोल रहे हैं डिपार्टमेंट के लिए कल। मिस्टर चरण हैज़ वॉन द इलेक्शन ऑफ कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन है मिस्टर चौहान जीत चुके हैं। ही इज़ नाउ कॉरपोरेटर। अब वो कॉरपोरेटर हैं। अब देखिए, उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इस टेंस में क्रिया का रूप हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। इसका प्रयोग उन कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में पूरे हो चुके हैं। ऐसे वाक्यों को में क्रिया न केवल भूतकाल में किसी कार्य का प्रकट होना करती है, बल्कि उस कार्य का भूतकाल में प्रकट होना भी प्रकट करती है। मतलब एक तो वो दिखाएगा कि वो भूतकाल में हो चुका है, और दूसरा ये भी दिखाता है कि उसका जो प्रभाव है वो भविष्य काल में पड़ रहा है। इसका एक्सरसाइज देखते हैं। लिखा है, fill in the blanks with the correct form of verbs given in the bracket in the following sentences. use present perfect tense। आपको इसमें present perfect tense लगाना। जैसे मिस्टर शर्मा हैज़, लिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लिव्ड। तो मिस्टर शर्मा हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1995। दूसरा एग्जाम्पल, द MLA हैज़ नॉट विजिटेड आवर विलेज सिंस द लास्ट इलेक्शन। मतलब आखिरी इलेक्शन से MLA ने कभी हमारे गांव नहीं विजिट किया है, घूमा है। विजिटेड हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आपको बाकी सब भी एक्सरसाइज करना है। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस काल में ज्ञात होता है कि कार्य बीते हुए समय में किसी निर्दिष्ट समय पर प्रभाव हुआ था और वर्तमान में भी जारी, यानी कि किसी बीते हुए काल में, भूतकाल में कोई काम शुरू हुआ था और वर्तमान में भी चालू है। मतलब कोई एक फिक्स टाइम से शुरू हुआ था, या फिक्स पीरियड या फिक्स टाइम से शुरू हुआ था लेकिन पास्ट में, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो जारी है। जैसे मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ। यहाँ देखिए, मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, अर्थात भूतकाल में बता रहा है कि मैं 2 बजे से स्टार्ट तो किया हूँ खेलना, लेकिन अभी तक खेल रहा हूँ, अभी ख़त्म नहीं किया हूँ। तो ऐसे एग्जाम्पल के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। इस निर्दिष्ट समय को दर्शाने के लिए फॉर या सिंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंस, आई हैव बीन राइटिंग एन एसे फॉर एन आवर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत अच्छा होता है। सब्जेक्ट प्लस, अगर आपको यहाँ स्क्रीन पे नहीं दिख रहा मैं बता दे रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव लिख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब के साथ ING वाला, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस, मतलब या तो आपको फॉर लगाना होगा या तो सिंस, प्लस टाइम, आपको टाइम लिखना होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन राइटिंग एन एसे फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से एसे निबंध लिख रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से बुक पढ़ रहा हूँ। ध्यान देखिए, मॉर्निंग क्या है, एग्जैक्ट टाइम है, और जो 1 घंटा लिखा है फॉर एन आवर मतलब 1 घंटा। 1 घंटा एग्जैक्ट पीरियड है, मतलब समय अंतराल है। ये कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा है कि 1 घंटा कब से, ये लेकिन एग्जैक्ट पीरियड बता रहा है कि 1 घंटा पूरा। नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, नॉट आप कहाँ लगाओगे, बीन और हैज़ या हैव के बीच में। हैज़ या हैव के बीच में नॉट लगाओगे अगर नेगेटिव सेंटेंस है। ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग एन एसे फॉर एन आवर। वह 1 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा है। शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से पत्र नहीं बुक नहीं पढ़ रही है। नॉट आप कहाँ लगा रहे हो, हैज़ या हैव के बाद। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या लिखा है, अगर इंटरोगेटिव बना रहे हो
तो आप हैव पहले लिखोगे, सब्जेक्ट बाद में लिखोगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखोगे, फिर बीन लिखोगे। हैव आई नॉट बीन राइटिंग एन एसे फॉर एन आवर, क्या मैं 1 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा हूँ, सॉरी एसे नहीं लिख रहा हूँ, निबंध। हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा है। विशेष फॉर अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तथा सिंस निश्चित समय जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे 2 घंटे, 4 दिन, 7 महीने, 7 साल, 20 साल, उसके लिए हम फॉर लगाते हैं। और सिंस किसके लगाते हैं, 2 o'clock 2 बजे, 2 PM भी हो सकता है 2 o'clock के अलावा। जनवरी, मॉर्निंग, मंडे, मतलब ऐसे दिन के लिए भी कोई मंडे, उसके लिए भी आप सिंस लगा सकते हैं। मंडे ट्यूसडे के लिए मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, उसके लिए भी सिंस लगाते हैं। किसी महीने के लिए या किसी साल के लिए भी लगा सकते हो, जैसे 2020 वो भी कोई एग्जैक्ट साल है, उसके लिए भी आप सिंस लगा सकते हो। लिखा उपयुक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि इस काल में स्वीकारतम उपवाक्यों में हैज़ बीन या हैव बीन कर्ता के अनुसार और वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। लिखा है निषेधात्मक मतलब नेगेटिव वाक्यों में हैज़ या हैव और बीन के बीच में, मतलब हैज़ या हैव के या बीन के बीच में नॉट का प्रयोग लगाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में हैज़ या हैव पहले लगा देंगे और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको करेक्ट फॉर्म भरना है। आई, देखो क्या हो जाएगा, आई के साथ हैव लगता है, आपको पता है, और सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा, प्लूरल के साथ हैव लगेगा। तो आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours, मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। दे हैव बीन प्लगिंग मतलब खोदना, दे हैव बीन प्लगिंग द फील्ड, वो लोग खेत जोत रहे हैं, खोदने को जोतना भी कह सकते हैं। तो वो सुबह से खेत जोत रहे हैं। बाकी सभी एग्जाम्पल आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट टेंस खत्म। अब हम बात करते हैं पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। ये बहुत सिंपल है, ये आपको टेंस बताएगा, सॉरी वर्ब बताएगा, वर्ब के फॉर्म लिखा है ना। एग्जाम्पल, बेस फॉर्म क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म कहलाता है। पास्ट फॉर्म को हम सेकेंड फॉर्म कहते हैं और पास्ट पार्टिसिपल को हम थर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक, पार्टिसिपल आप कभी फ्यूचर में पढ़ोगे, आपको खासकर 11th-12th में पढ़ोगे अलग से पार्टिसिपल क्या होता है, अभी आप जान लो, या आप मुझसे अलग से वीडियो अगर चाहोगे तो मैं आपको अलग से वीडियो दे सकता हूँ। बेस फॉर्म जैसे लीव लिखा है, लीव का पास्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, लिव्ड, और लीव का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, लिव्ड। वॉक फर्स्ट फॉर्म है, वॉक का सेकेंड फॉर्म वॉकड हो गया और थर्ड फॉर्म वॉकड हो गया। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम हो जाते हैं। अब देखिए, अब मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आगे पढ़ रहा हूँ। अंग्रेजी की शेष क्रियाओं में पास्ट या तथा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अन्य विभिन्न प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे वर्ब को इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। इर्रेगुलर वर्ब के पास्ट तथा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को प्राप्त करने का सुगम एवं सीमित नियम नहीं है। अर्थात देखो ध्यान दो, ऐसे, ध्यान सुनना मेरी बात, ऐसे वर्ब जिनका सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम हो उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं, और ऐसे वर्ब जिसका सेकेंड या थर्ड फॉर्म कोई, मतलब सेकेंड या थर्ड फॉर्म कोई एक अलग हो, मतलब जैसा सेकेंड हो वैसा थर्ड ना हो, जैसा थर्ड हो वैसा सेकेंड ना हो, तब उसको हम इर्रेगुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, इर्रेगुलर। जैसे देखो, गो का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, गॉन, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, वेंट। सॉरी, गलती हो गया मुझसे, फर्स्ट फॉर्म गो होता है, सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गॉन होता है। तो आप देख रहे हो सेकेंड फॉर्म वेंट है और थर्ड फॉर्म गॉन है, दोनों अलग अलग है ना, तो उसको हम गो को क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर वर्ब। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, साधारणतः प्रयोग किए जाने वाले मतलब रेगुलर वर्ब बताया जा रहा है, प्रेजेंट, पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको याद करना है। जो खाली है मतलब उसका पास्ट पार्टिसिपल नहीं है। ठीक, ये आप अपने से पढ़ लीजिएगा, कहीं पर डाउट हो तो आप उससे पूछ सकते हो। ठीक, ये पूरा आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा है, याद हो जाएगा आपको तो बहुत फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जरूर पढ़ लीजिएगा उसको। इस टेंस का प्रयोग उन कार्यों या घटनाओं के लिए किया जाता है जो बीते हुए समय में किए गए थे या किए जाते थे। ठीक है, मतलब कोई आदत थी या वो हो गया था। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एग्जाम्पल, मैं 2 ही एग्जाम्पल पढ़ूंगा क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
ही वेंट देयर यस्टरडे, वो कल वहाँ गया था। आई नेवर टोल्ड अ लाई इन माई लाइफ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला था, मतलब अब झूठ बोल दिया है लेकिन भूतकाल में, पास्ट में मैंने कभी झूठ नहीं बोला था। ये एग्जाम्पल है। लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को भूतकाल में कार्य को पूर्ण होने या अपूर्ण होने के विषय में मालूम नहीं पड़ता है। आप नहीं जान सकते कि वो जो काम हुआ था वो एकदम पूरा कंप्लीट हो गया था कि थोड़ा मोड़ा बचा था। ठीक है, जैसे मैंने पत्र लिखा, अब पत्र आपने पूरा लिखा कि आपने बस 2-3 लाइन लिख दिया हो गया, ठीक, वो इसमें आपको पता नहीं चलता है। इस टेंस में पॉजिटिव, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस वाक्यों का रूप निम्नलिखित है। देखो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो मैंने खासकर टेंस को लेकर एक अलग से 4 घंटे का वीडियो बनाया है, तो आप वो 4 घंटे का वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो वो आपको मैं वीडियो डिटेल में वो लिंक दे दूंगा। 4 घंटे का अलग से वीडियो है, आप वहाँ जाकर आराम से देख सकते हो एग्जाम्पल के साथ, और अच्छे तरीके से मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, या आप ये देख सकते हो जो आप पढ़ रहे हो अभी, उसमें मैंने पूरा स्ट्रक्चर के साथ आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। लिखा आई रोट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा। अब यहाँ देखिए आई रोट अ लेटर, यहाँ क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट कोई भी हो, हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं अफर्मेटिव, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम डिड नॉट लगाते हैं। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो पॉजिटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म था उसको हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। जैसे आई डिड नॉट राइट ए लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा या मैंने पत्र नहीं लिखा था। दूसरा, यू डिड नॉट रीड ए बुक, तुमने किताब नहीं पढ़ी या पढ़ी थी, इस तरीके से बोल सकते हैं। इंटरोगेटिव क्या होगा, डिड को पहले लगा देंगे, सब्जेक्ट को बाद में। डिड आई राइट ए लेटर, क्या मैंने पत्र लिखा था। डिड यू रीड ए लेटर, रीड ए बुक, क्या तुमने किताब पढ़ी। डिड शी सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने गाना गाया। ठीक, ऐसे लिखा। विशेष, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्वीकारतम वाक्य यानी पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ पास्ट फॉर्म, जिसे हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहते हैं, वो यूज़ करते हैं। निषेधात्मक वाक्य यानी नेगेटिव वाक्यों के साथ हम डिड नॉट यूज़ करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, इसमें यही लिखा है। ठीक, अब चलिए तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, प्रश्नवाचक वाक्यों में डिड को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जिस प्रकार नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। अगर मान लो आपने कभी नहीं आपको बोलना है, जैसे मैंने कभी नहीं बोला था, तो आप नेवर बोलोगे। क्या बोलोगे, नेवर। एग्जाम्पल देखिए, सॉरी एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज आपको ये करना है, एक्सरसाइज नंबर 6। fill in the blanks with the correct form of the verb given in the bracket in the following sentences. use past indefinite tense, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। जैसे गो का थर्ड सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, तो राकेश वेंट टू द मार्केट। दूसरा क्या हो जाएगा, शाइन का सेकंड फॉर्म होता है शॉन, तो द सन शोन ब्राइट टुडे। ठीक है, आज सूरज चमका, आज सूरज चमका, यानी कि शाम को आप किसी से बोल रहे हो कि भाई आज सूरज चमका, पास्ट की बात। ठीक, बाकी सब भी आपको करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अंतर, ये दोनों में अंतर क्या है ये जानना बहुत। देखिए लिखा है, कुछ उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, याद रखिएगा। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या अंतर। मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ पहले हिंदी में। जैसे मैंने ग्लास तोड़ा, ठीक, ये पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है। मैंने ग्लास तोड़ा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल है। देखो बस है जुड़ जा रहा है और वो टेंस बदल जा रहा है। अगर है नहीं रहेगा सेंटेंस में तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, अगर है रहेगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। यही पे यहाँ पे समझाया गया है। देखिए जो आपको चार्ट दिख रहा है, देखिए चार्ट में देखिए जो आपके लेफ्ट साइड है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और आपके जो राइट साइड है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक, तो अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, उसमें हैव नॉट यूज हुआ था और इसमें सिंपल वर्ब का सेकेंड फॉर्म आप चेक कर सकते हैं। आई रोट अ लेटर यस्टरडे मॉर्निंग, मैंने कल पत्र लिखा, मैंने कल पत्र लिखा, सिंपल ये है। और इसमें क्या होगा, आई हैवंट रिटन एनी लेटर सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, मैंने कोई पत्र नहीं लिखा है पिछले सुबह से, मतलब पिछले दिन के सुबह से, अर्थात कल से मैंने कोई पत्र नहीं लिखा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है।
देखो हिंदी पहचानिए पहले वाले का, मैंने कल पत्र लिखा, और इसका क्या हो जाएगा, मैंने कल से कोई पत्र नहीं लिखा। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल, शी लिव्ड इन आगरा फॉर 5 ईयर, वो 5 साल तक आगरा में रही। ठीक, यानी कि अब रहती है नहीं रहती है पता नहीं है। अब देखो इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या उदाहरण है, शी लिव्ड इन आगरा फॉर 5 ईयर, वो 5 साल आगरा में रही है, अर्थात वो अभी भी रहती है। तीसरा एग्जाम्पल भी कुछ ऐसा ही है। अब हम लिखे, उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उस कार्य का बोध होता है जो भूतकाल में घटित हो चुका होता है, किंतु प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का में कार्य भूतकाल का होता है किंतु उसका प्रभाव वर्तमान पर भी पड़ता है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एक्शन होता है, जो काम होता है, उसका प्रभाव प्रेजेंट पड़ता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का प्रभाव प्रेजेंट में नहीं पड़ता, यही लिखा है। प्रथम उदाहरणों को ध्यान से देखिए, मैंने पत्र कल सुबह लिख दिया या लिख लिया। आई रोट अ लेटर यस्टरडे मॉर्निंग, मैं पत्र लिखने का कार्य समाप्त हो गया है, उसका कोई प्रभाव वर्तमान पर नहीं है। अब देखिए, अतः यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण है। जबकि आई हैवेंट रिटन अ लेटर सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, मैंने कल सुबह से कोई पत्र नहीं लिखा है, इस वाक्य में भूतकाल का प्रभाव वर्तमान पर पड़ रहा है, यानी कि अभी तक नहीं लिखा है, मैंने अभी भी नहीं लिखा है तो प्रभाव पड़ रहा है ना प्रेजेंट में, अर्थात कल सुबह से मैंने कोई पत्र नहीं लिखा है। इसी प्रकार दूसरे तथा तीसरे उदाहरणों में भी यही बात प्रदर्शित होती है। अब देखिए क्या लिखा है, टेंस और टाइम के संबंध में निम्नलिखित रेखा चित्र, ये आपको जानना जरूरी है। टाइम, पास्ट टेंस, पॉइंट इन द पास्ट बात करता है, पॉइंट इन द पास्ट, सिंस एन आर। फिर लिखा है प्रेजेंट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस, पीरियड इन द पास्ट फॉर 2 आवर और 3 आवर। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो नॉर्मली होता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस होता है, तो जो पास्ट टेंस होता है वो बहुत पुराना होता है, और जो पीरियड की बात होती है 2 घंटे 3 घंटे 2 साल 3 साल, वो क्या होता है, वो भूतकाल और वर्तमान काल के बीच की बात होती है। यानी कि हम भूतकाल से कोई समय उठाते तो हैं लेकिन उसको वर्तमान तक ले आते हैं, ये इस चार्ट में कहना चाह रहा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण, मिस्टर शर्मा वर्कड इन द कॉलेज फॉर 4 ईयर, मिस्टर शर्मा 4 साल तक कॉलेज के किसी कॉलेज में उन्होंने काम किया। मिस्टर शर्मा वर्क इन द कॉलेज सिंस लास्ट मंडे, मिस्टर शर्मा ने मंडे तक बोल सकते हैं, मंडे तक उन्होंने ये काम किया, या मंडे से उन्होंने ये काम किया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण देखिए, दोनों में अंतर अभी समझाया जा रहा है। मिस्टर शर्मा हैज़ वर्कड इन द कॉलेज फॉर 4 ईयर, मिस्टर शर्मा 4 साल तक कॉलेज में काम किए हैं या काम किया है। मिस्टर शर्मा हैज़ वर्कड इन द कॉलेज सिंस लास्ट मंडे, मिस्टर शर्मा ने लास्ट मंडे तक या लास्ट मंडे से उन्होंने ये काम कर लिया है। ठीक, तो यहाँ देख लो, लिया है, किया है आ रहा है, या चुका है, चुके आ रहा है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है नहीं आ रहा है, या तो या आ रहा है डायरेक्ट, कर लिया, हो गया, ठीक है, या हो गया था, ऐसा आ रहा है। लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ जस्ट, ऑलरेडी, येट, सो फार, लेटली, एवर, नेवर आदि एडवर्बियल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। पहचानने के लिए आप ऐसे पहचान सकते हो, माई फादर हैज़ नेवर बॉट अ कार, मेरे पिता ने मेरे लिए कभी नहीं कार खरीदी। ठीक, आई हैव नॉट येट डन माई होमवर्क, मैंने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है। ठीक, बाकी सभी एग्जाम्पल आप देख सकते हो। पास्ट कंटिन्यूस टेंस इसमें एक्सरसाइज नहीं है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल अभी नहीं मिल रहा, लेकिन आपकी बात में अभी एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज कराया जाएगा। इसे इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस के साथ भी के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वर्तमान काल के कार्य में अपूर्ण रहने अथवा जारी रहने का प्रकट करता है, उसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग भूतकाल में कार्य जारी रखने या कार्य के अपूर्ण रहने का प्रकट करता है। इसको पॉजिटिव, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस प्रकार रखा जाता है, यानी कि उसको हम इस प्रकार बना सकते हैं। पॉजिटिव, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, देखिए इसमें हेल्पिंग ऑफ क्या यूज होगा, जैसे आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वैसे पास्ट कंटिन्यूअस होता है। इसमें हेल्पिंग ऑफ वॉज या वर यूज होता है, वर यूज होता है प्लूरल के साथ, और वॉज यूज होता है
सिंगुलर और आई के साथ वॉज यूज होता है, पास्ट में ये एक अलग यूज़ है। नॉर्मली आप आई के साथ एम यूज़ करते थे प्रेजेंट कंटिन्यूस में, लेकिन इसमें आप यूज़ करोगे वॉज। आई वॉज गोइंग टू मार्केट या आई वॉज गोइंग टू आगरा, ऐसे। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, वॉज के साथ वॉज के बाद नॉट लगा देंगे और वो मेन वर्ब से पहले। यहाँ देखिए, आई वॉज नॉट गोइंग टू आगरा, मैं आगरा नहीं जा रहा था। यू वर नॉट राइटिंग अ बुक, तुम किताब नहीं लिख रहे थे। शी वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, वो किताब नहीं पढ़ रही थी। देखो लास्ट में था, थी, थे आ रहा है ना, आप इससे ही पहचान जाओगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, वॉज आई गोइंग टू आगरा, क्या मैं आगरा जा रहा था। वर यू राइटिंग अ बुक, क्या तुम किताब लिख रहे थे। ऐसे ही अब बाकी सब एग्जाम्पल भी है। लिखिए विशेष, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भूतकाल में होने वाले किसी समय विशेष पर किसी कार्य के जारी रहने को व्यक्त करता है, चाहे उसका समय दर्शाया गया हो या ना। समय दर्शाया जाए या न दर्शाया जाए उससे मतलब नहीं है। वही बात इंग्लिश में लिखा हुआ है, द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एन एट सम टाइम इन द पास्ट। द टाइम ऑफ द एक्शन मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड, मतलब हो सकता है समय बताया जाए या ना बताया जाए, हो सकता है। सेकेंड, इस टेंस का प्रयोग ऑलवेज, कंटिन्यूसली आदि के साथ भूतकाल की परसिस्टेंस हैबिट अर्थात दृढ़ आदतों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। कोई काम लगातार आप कर रहे हो उसके लिए भी आप लगा सकते हो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे ही वॉज ऑलवेज गैम्बलिंग, वो हमेशा खेलता था। क्या खेलता था, हमेशा वह गैम्बलिंग कर रहा था। अब देखो इसका 7वां एक्सरसाइज आपको करना है। लिखा है इसमें आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है। जैसे एट 8 AM, 8 बजे, राम वॉज ईटिंग अ ब्रेकफास्ट, राम ब्रेकफास्ट कर रहा था। व्हेन आई सॉ राधा, जब मैंने राधा को देखा। शी वॉज मेकिंग टी, वो चाय बना रही थी। ठीक है, चाय बनाने के लिए मेकिंग यूज़ करते हैं, कुकिंग नहीं। बाकी एग्जाम्पल भी आप कर सकते हो। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस का प्रयोग भूतकाल यानी बीते हुए समय में इन कार्यों या घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो बीते हुए समय में ही किसी अन्य घटना या कार्य से पहले समाप्त हो गया हो। मतलब वो पास्ट में ही समाप्त हो गया हो, मतलब पास्ट की ही बात कर रहा है और पास्ट में ही खत्म हो गया हो, अब प्रेजेंट में कोई मतलब ही नहीं है उसका। नोट, पास्ट परफेक्ट टेंस में स्वीकार्तम वाक्यों के प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड यूज होता है। इसमें हैड, हैज़ या हैव वाला कोई टेंशन ही नहीं है। और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसे हम बोलते हैं, का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंस के में हैड और वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के बीच नॉट, यानी हैड और मेन वर्ब के बीच में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। और प्रश्नवाचक अगर वाक्य बनाना हो तो हम हैड को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, यही इसमें बताया जा रहा है। एग्जाम्पल, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस, आई हैड रिटन अ लेटर। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस सबसे ईजिएस्ट मेरे लिए, मुझे लगता है सबसे ईजिएस्ट टेंस होता है, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल है। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ और हैड लगाओ। आई हैड रिटन अ लेटर, मैंने पत्र लिखा था, लिख लिया था या लिख चुका था। मैं पत्र लिख चुका था। यू हैड रेड द न्यूज़पेपर, रीड का थर्ड फॉर्म रेड ही होता है, तो यू हैड रेड द न्यूज़पेपर, तुमने न्यूज़पेपर पढ़ लिया था या पढ़ चुके थे। तुम न्यूज़पेपर पढ़ चुके थे या तुमने न्यूज़पेपर पढ़ लिया था, हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, हैड के बाद नॉट लगा देंगे। आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा था। नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, हैड आई रिटन अ लेटर, क्या मैं पत्र लिख चुका था। आप भूल गए, मान लो आपको ये दूसरा काम करने लगे, फिर आपको याद आता है तो बोलते हो क्या मैं पत्र लिख चुका था कि बाकी है। इस तरीके से निम्नलिखित वाक्यों का ध्यानपूर्वक पढ़िए। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर रमेश केम, तो इसमें देखिए दो क्रियाएं आ जा रही हैं, रिटन और केम। इसको किस तरह बनाते हैं वो आपको बताया जा रहा है। रमेश के आने से पूर्व मैं पत्र लिख चुका था, यानी रमेश के आने से पहले ही मैंने पत्र लिख चुका था, मतलब पास्ट में। ठीक है, रमेश भी पास्ट में आया था, लेकिन उससे पहले ही मैंने काम कर लिया था। यू रेड द न्यूज़पेपर आफ्टर रमेश हैड गॉन, रमेश के जाने के पश्चात तुमने एक बार पढ़ लिया था। उपयुक्त प्रकार के वाक्यों में बिफोर या तथा आफ्टर का प्रयोग होता है। इसका टेंस में अलग से कभी यूज़ बताऊंगा आपको, अलग से वीडियो बनाकर। इसमें तो आप समझ ही रहे हो, अलग से मैं कभी आपको यूज़ करके बताऊंगा। सबसे पहले होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस तथा बाद के
होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया जा रहा है। क्या? अब देखो पहले एग्जाम्पल में हैड रिटन लिखा था और दूसरे एग्जाम्पल में हैड नहीं लिखा था, यू रेड आ गया था, यू हैड नाइट नहीं आया है। क्यों? क्योंकि अगर कोई काम पहले हो चुका है तो वो तो पास्ट परफेक्ट हो गया, लेकिन कोई काम बाद में हुआ है तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ये ध्यान दीजिएगा। कोई काम किसी के आने या करने से पहले हो गया है यानी कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। कोई काम किसी के जाने के बाद हुआ है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ अन्य उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है? When she left the house, जब उसने घर छोड़ा, she had locked all the room, उसने सभी कमरे लॉक कर दिए, सभी कमरे बंद कर दिए थे। ठीक, यानी कि पहले कमरे बंद किए होंगे फिर वो गई होगी। ठीक है, तो पहले वो एक्शन पूरा हुआ होगा, लॉक करने वाला काम पूरा हुआ होगा, इसलिए देखिए हैड लॉक्ड लिखा है। बाय 10 o'clock ऑल द शॉप्स हैड क्लोज्ड, यानी कि 10 बजे तक सभी दुकानें बंद हो गई थी। अब देखो दुकानें पहले बंद हुई होंगी फिर 10 बजा होगा, है ना, तो दुकान पहले बंद हुआ इसलिए वो उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। तो ऐसा ही सी के साथ एग्जाम्पल के साथ है। इस टेंस का प्रयोग उन अपूर्ण इच्छाओं को प्रकट करने के लिए भी किया जाता है जिसका संबंध भूतकाल से है। जैसे आई विश आई हैड सीन हिम अर्लियर। कई लोग बोलते हैं ना, काश मैं उसे मैं इच्छा करता हूँ काश मैं उससे पहले मिला होता या मैं उससे पहले क्या होता, पहले देखा होता उसे। तो इसके लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। आई विश लिखना पड़ता है, ये आई विश आपको लिखना पड़ेगा। आई विश आई हैड सीन हिम अर्लियर। मैं मतलब ये आशा करता हूँ कि मैं उसे पहले देखा होता, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसका एक्सरसाइज देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो चिंता मत करो, जितने भी स्पेशल यूज़ आपको अलग अलग पढ़ाए जा रहे हैं, आपको अगर उसमें डाउट लग रहा है तो चिंता मत करिए, अभी आप ओवरऑल समझिए, फिर आपको मैं अलग अलग स्पेशल 5-5, 10-10 मिनट, 15-15 का मिनट का वीडियो, स्पेशल वीडियो बनाऊंगा उन टॉपिक पे, ताकि आपको और आसानी हो समझने में। लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। जैसे राम डैश द सम बिफोर द टीचर केम, तो इसका हो जाएगा राम हैज़ सॉल्व्ड द सम। सम मतलब यहाँ बात हो रही है प्रॉब्लम, तो जो राम ने वो जो जोड़ था जो जोड़ने वाला प्रॉब्लम था उसको उसने टीचर के आने से पहले सॉल्व कर लिया था। ठीक, ही हैड रेड अ बुक, उसने किताब पढ़ ली थी, तो यहाँ हैड रेड हो जाएगा। बाकी सब भी आप एग्जाम्पल कर सकते हो, कहीं पे डाउट हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस का प्रयोग भूतकाल यानी पास्ट टेंस में उन कार्यों या घटनाओं को बताने के लिए किया जाता है जो पास्ट टेंस में एक निश्चित समय तक चलती रहीं और पास्ट टेंस में दी गई एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त होगी, पास्ट टेंस में ही खत्म हो गई। जैसे आपने प्रेजेंट टेंस वाला पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें क्या था, कोई काम पास्ट में शुरू तो हो रहा था लेकिन वो प्रेजेंट तक बढ़ता जा रहा था। लेकिन यहाँ देखिए वो पास्ट काम में शुरू भी हुआ था और पास्ट काम में ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस इवनिंग। मैं शाम से पत्र लिख रहा था, यानी कि पत्र लिख चुका होगा, पत्र लिख लिया तभी ना बोल रहा है कि मैं लिख रहा था, ये तो बोल रहा होता कि मैं पत्र लिख रहा हूँ। ठीक, तो मैं शाम से पत्र लिख रहा था, मतलब वो काम जो है वो क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है किसी एग्जैक्ट टाइम पे। इसका स्ट्रक्चर भी सेम वही रहता है जैसा आपने प्रेजेंट वाला पढ़ा था, बस अंतर क्या है, यहाँ हैज़ या हैव की जगह हैड आ गया है बस। यू हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 3 hours, तुम पत्र लिख रहे थे 3 घंटे से, यानी कि 3 घंटे बीत चुके हैं, पत्र लिखा जा चुका है, अब उसके आगे की बात हो रही है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, हैड के बाद नॉट लगा देना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है आपको, जो सब्जेक्ट है दे, शी या यू, उससे पहले आप हैड ये लगा दोगे, उसके बाद आप बीन लगा दोगे। और हाँ, नॉट अगर आपको लगाना हो तो आप देख सकते हो, तीसरा एग्जांपल इंटरोगेटिव का, नॉट कहाँ लगा है, सब्जेक्ट के बाद, यू के बाद नॉट लगाते हैं इंटरोगेटिव में। नोट क्या लिखा है, नोट पढ़ते हैं। मैं बार कुछ छोड़ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। उपयुक्त सभी प्रकार के उदाहरणों में पत्र लिखने का कार्य एक निश्चित अवधि या कंटिन्यूड रहा और एक निश्चित अवधि यानी सिंस मंडे या फॉर 2 days या फॉर 2 weeks से पूर्व समाप्त हो गया, यानी पहले ही खत्म हो गया, प्रेजेंट टेंस में कोई बात ही नहीं आई। विशेष पास्ट परफेक्ट टेंस के स्वीकारतम वाक्यों
कि प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड बीन और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हैड और बीन के बीच में, देखो आप चेक कर सकते हो, हैड जब नेगेटिव था तो आप चेक कर सकते हो हैड और बीन के बीच में नॉट यूज हुआ, और जब इंटरोगेटिव था तो यू और बीन के बीच में नॉट हुआ, मतलब सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट यूज हुआ है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैड को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। अगर आपको WH वर्ड लगाना है तो हैड के पहले WH वर्ड लगा दो, बाकी सब सेम रहेगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 9। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अब आपको उसके हिसाब से भरना है। इसका मैं पहला बता दे रहा हूँ, इसको यूज़ भरना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से। बहुत आसान है। ही हैड बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस जुलाई 1919। तो वह जुलाई 1990 से इस कॉलेज में पढ़ा रहा था, मतलब अब पढ़ा ख़त्म हो गया, वो नहीं पढ़ा रहा है, पहले पढ़ा रहा था, अब कोई और पढ़ा रहा है। ठीक। द मदर हैड कुकिंग फूड सिंस 7 AM। माँ 7 बजे से खाना पका रही थी, यानी अब खाना पका चुकी है, ये बात पास्ट की हो चुकी है। ठीक। अब देखिए फ्यूचर पे आ जाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। इस टेंस के वाक्यों में से भविष्य के कार्य के पूर्ण होने या न होने के विषय में कुछ पता नहीं चलता है। दूसरे शब्दों में यह टेंस बताता है कि, अगर हम दूसरी बात में कहें कि कोई कार्य भविष्य काल में शुरू होगा, किंतु वह कब पूर्ण होगा या अपूर्ण होगा ये पता नहीं। शुरू होगा ये तो पता चल जाएगा, जैसे कल एग्ज़ाम होगा, पर ऐसे नहीं, कल मैं बम्बई जाऊंगा, लेकिन बम्बई जाऊंगा कब आऊंगा लौटकर या कब तक पहुंचूंगा ये बताया नहीं जा रहा, बस ये बताया जा रहा है कि मैं कल बम्बई जाऊंगा। इस तरीके से दूसरे शब्दों में वे बात कराया। फिर लिखा है कि मैं थोड़ा भूल गया, मैं निम्नलिखित से पढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक समझिए, निम्नलिखित उदाहरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आपको पढ़ना है। पॉजिटिव सेंटेंसेस, आई शैल राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखूंगा। देखिए नॉर्मली आई के साथ और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, ही के साथ और किसके साथ, ही के साथ और ही शी के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। अभी आपको बता दूंगा किसके साथ क्या लगाते हैं, बस सिंपल ये समझिए, प्लूरल के साथ नॉर्मली हम शैल लगाते हैं और सिंगुलर के साथ विल लगाते हैं। ये बदल भी सकता है। आई शैल राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखूंगा। कब लिखूंगा, कब तक लिखूंगा ये नहीं बताया जा रहा, बस ये लिखा है कि मैं पत्र लिखूंगा। ठीक। और एक और बात आपको बता दूं कि आजकल क्या हो रहा है, आजकल विल चल रहा है, मतलब शैल का ज़माना ख़त्म हो गया, आजकल सब विल ही लिख रहे हैं। तो लेकिन यह ध्यान दीजिएगा, बुक में तो शैल लिखा है, यानी बुक के हिसाब से सेंटेंस, अगर आप कोई बुक लिख रहे हो या कुछ और कर रहे हो तो आप शैल लगाओ। ओरल में आप विल चलेगा, आप मुंह से बोल रहे हो तो विल बोल सकते हो, आई विल बोल सकते हो, लेकिन आई शैल ज़्यादा अच्छा सेंटेंस लगता है। ही विल राइट अ लेटर, वो पत्र लिखेगा। ठीक। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, शैल के बाद नॉट आ जाएगा या विल के बाद नॉट आ जाएगा। इंटरोगेटिव में क्या है, सेम जैसा पढ़ते आ रहे हो, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। शैल आई राइट अ लेटर, क्या मैं पत्र लिखूंगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, विल ही नॉट राइट अ लेटर, क्या वो पत्र नहीं लिखेगा। नॉट कहाँ आ गया, सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले। नोट पढ़ते हैं। इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में शैल या विल के प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ विल शैल लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो नेगेटिव सेंटेंस में शैल विल प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की स्थिति रहती है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल या शैल, ध्यान दीजिएगा, चाहे हम विल लगाएं या शैल, उसके साथ नॉट लगाएंगे। नेगेटिव वाला जो आप ऊपर नेगेटिव वाला पढ़े थे, तो या तो आप शैल लगाओ या विल लगाओ, उसके साथ नॉट लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर इंटरोगेटिव है तो शैल या विल को पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट उसके बाद लगाएंगे। आप चेक कर सकते हो, शैल पहले लिखा है और आई जो सब्जेक्ट है वो बाद में लिखा है। विशेष पढ़ते हैं। अनिवार्यता तथा बाध्यता प्रकट करने के लिए ही शी इट, यानी जो थर्ड पर्सन होता है उसके साथ नॉर्मली विल लगाते हैं, लेकिन अगर अनिवार्यता मतलब कि वो चीज़ बताना चाह रहे कि हाँ वो होगा ही होगा, वो फिक्स है, तो हम विल की जगह शैल लगाएंगे ही शी या इट के साथ। तथा इसी प्रकार आई या वी के साथ, मतलब जो फर्स्ट पर्सन होता है, देखो नॉर्मली रूल ये है कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, लेकिन
जब आप अनिवार्यता की बात करते हो कि कोई चीज़ बता रहे हो कि एकदम फिक्स है, तब यह उल्टा हो जाता है। फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल लगाने लगते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगाने लगते हैं, हम शैल लगाने लगते हैं। जैसे बोलते हैं ना, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मारूंगा, यानी कि ये फिक्स है, वो मारेगा, ठीक। तो विल लगाते हैं, नॉर्मली शैल होगा, लेकिन विल लगाएंगे ये दिखाने के लिए कोई काम आप बता रहे हो कि हाँ ये होगा, जरूर पक्का होगा। फ्यूचर टाइम प्रकट करने के अन्य विधियाँ भी हैं, जैसे द टेस्ट मैच बिगिन द नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद टेस्ट मैच स्टार्ट शुरू होगा। तो ये देखो, ये प्रेजेंट टेंस की तरह यूज़ हो रहा है। ये इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं परसों मतलब टुमारो के नेक्स्ट डे यानी कि परसों को मैं वर्तमान में ही कवर अप कर रहा हूँ। मैं उसको भविष्य का नहीं मार रहा हूँ, उसको मैं वर्तमान में ही कवर अप कर रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स इन द मॉर्निंग टुमारो, प्राइम मिनिस्टर सुबह आएंगे या मतलब आते हैं मॉर्निंग को। कोई काम जो फिक्स हो और वो मतलब अगले दिन होने वाला या अगले दिन होने वाला हो, तो उसको हम प्रेजेंट टेंस से बनाते हैं। लिखा है इन दोनों वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग फ्यूचर टाइम बताया गया। इस प्रकार नीचे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हुए फ्यूचर टाइम बताया गया है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, आप पहले ही पढ़ चुके हो ये सब के बारे में। एक्सरसाइज नंबर 10 लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब given in the bracket in the following sentences use future indefinite tense। आपको future indefinite tense का यूज़ करना है। जैसे रेखा will start for दिल्ली tomorrow, रेखा स्टार्ट करेगी दिल्ली के लिए, ठीक। फिर I shall finish this book tomorrow, मैं ये किताब कल ख़त्म कर दूंगा। लेकिन अगर will लगाओगे यानी कि आप कल ख़त्म पक्का कर दोगे। अगर आप I के साथ will लगाओगे यानी कि आपको कल ख़त्म करना ही करना है, आपको कल ख़त्म करना है। लेकिन अगर आप शैल लगाओगे, इसका मतलब हो सकता है कल ख़त्म करें या तो परसों, मुझे लगता है कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हो सकता है परसों भी हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हम आई शैल ही नॉर्मली आई शैल ही यूज़ करेंगे, लेकिन आप विल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि भविष्य में कार्य जारी रहेगा किंतु पूर्ण नहीं होगा, जैसा कि हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में विल बी या शैल बी का प्रयोग किए क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। जैसे इसका वर्ब पैटर्न क्या होगा, विल बी या शैल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, और नॉट कहाँ लगेगा, नॉट लगेगा विल या शैल के बाद जो बी आ रहा है उसके बीच में ना लगेगा। आपको यहाँ एग्जांपल दिख ही रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँगा, इसका हिंदी में आता है हूँगा, हूँगी, ऐसे कर रहा होगा, ऐसे। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँगा। ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रहा होगा, ठीक। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, शैल या विल के बाद नॉट आ जा रहा है, लेकिन बी से पहले, यानी कि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, शैल और बी। जब कभी भी दो हेल्पिंग वर्ब आपको मिल जाए किसी सेंटेंस में, तो जो मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद ही नॉट लगाते हैं। तो यू विल नॉट बी राइटिंग लेटर, तुम पत्र नहीं लिख रहे होगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, आई सब्जेक्ट से पहले आप शैल या विल लगा दोगे, और नॉट कहाँ लगाओगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, अगर नॉट लगाना हो तो। संकेत, इस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस में विल बी शैल बी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म का प्रयोग, नेगेटिव सेंटेंस में शैल नॉट बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, शैल या विल दोनों हो सकता है। जबकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में शैल या विल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है, ठीक। क्लियर हो गया। यहाँ संकेत में ध्यान दीजिएगा, संकेत में नेगेटिव सेंटेंस वाली जब बात बता रहा है उसमें सिर्फ शैल लिखा है, उसमें विल भी होगा। शैल या विल के बाद नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसे हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं। एक्सरसाइज नंबर 11, इसमें आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भरना है। आई शैल बी रीडिंग अ न्यूज़पेपर। सेकेंड एग्जाम्पल, आई शैल बी प्लेइंग चेस विथ माई फादर। कितना आसान है ना, तो ये आपको करना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चलिए आप लास्ट के दो टेंस बचे हुए हैं। इस टेंस के प्रयोग वाक्यों के से ज्ञात होता है कि कोई कार्य भविष्य काल में शुरू होकर भविष्य काल में ही पूरा हो जाएगा, मतलब हमें लगता है कि भविष्य काल में शुरू होगा, भविष्य काल में खत्म हो जाएगा। इसके लिए आई वी के साथ शैल हैव तथा अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। यानी कि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो शैल हैव होगा, नहीं तो बाकी सबके साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं।
की अनिवार्यता या बाध्यता प्रकट करने, अगर हम देखिए, अगर सेम वैसा ही जैसा आपने अभी फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा था, अगर बाध्यता या कोई काम ऐसा दिखाया जाए जो आपको होना ही होना है, तब उल्टा कर देंगे। आई और वी के साथ विल लगाएंगे और बाकी सब के साथ शैल लगा देंगे हैव के साथ। यहाँ चेक कीजिए वर्ब पैटर्न, विल हैव या शैल हैव। विल हैव कब होगा? सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ, और शैल हैव कब होगा? फर्स्ट पर्सन के साथ, जिसे हम आई या वी कहते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस क्या है? आई शैल हैव रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूँगा। फ्यूचर बता रहा है कि मैं पत्र लिख चुका हूँगा। यू विल हैव रिटन अ लेटर, तुम पत्र लिख चुके होगे। नेगेटिव में क्या होगा? आई के शैल के बाद नॉट लगा देंगे, बहुत आसान है, और विल के बाद में नॉट लगा देंगे हैव से पहले। तो आप चेक कर सकते हो, दो हेल्पिंग वर्ब है, शैल और हैव। नॉट कहाँ लग रहा है? शैल के बाद या विल के बाद। इंटरोगेटिव में सेम वैसा ही है, आप सब्जेक्ट से पहले शैल या विल लगा दोगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दोगे अगर आपको नॉट लगाना है तो। लिखा नेगेटिव सेंटेंस का वर्ब पैटर्न विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव का, मतलब हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। और इंटरोगेटिव जब बनाते हैं तो विल शैल को हम पहले लगा देंगे सब्जेक्ट से पहले। एक्सरसाइज नंबर 12, इसमें आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना है, ये भी आसान ही है। ही विल हैव गॉन टू आगरा टुमारो, वो कल जा चुका होगा आगरा। ठीक। द स्टूडेंट विल हैव रीच्ड द स्कूल बाय 9:45 AM या 4:45 AM। लड़के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो पहुंच चुके होंगे 9:45 तक स्कूल में। ठीक, इस तरीके से बाकी सब भी आप कर सकते हो। लास्ट बने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि भविष्य में कार्य कुछ समय तक चलता रहेगा, किंतु हमें पता नहीं है उस सेंटेंस के हिसाब से कि वो काम पूरा हो चुका होगा। जैसे आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर, मैं 2 घंटे तक पत्र लिख रहा हूँगा। याद रखिएगा, मैंने जो मेरी पर्सनल वीडियो है जो मैंने खुद बनाया है, उसमें मैंने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बताया। क्यों नहीं बताया है? क्योंकि कई लोग का मतलब जो ग्रामेरियन होते हैं, जो ग्रामर लिखते हैं या जो ग्रामर पे रिसर्च करते हैं, उनका कहना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है? देखो समझो, कोई काम एक तो आप फ्यूचर बता रहे हो, ऊपर से यही बता रहे हो कि ये उस समय तक चलता रहेगा, तो गलत है ना, आपको पता ही नहीं है। इसलिए इसका यूज़ बहुत कम होता है इस कारण से भी। और जो ग्रामेरियन वो कहते हैं कि इसका यूज़ नहीं होना चाहिए, मतलब गलत तो नहीं कहते, लेकिन कहते हैं कि इसका यूज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका यूज़ भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आपने शायद कभी वो एग्जांपल देखा हो जिसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हुआ हो? देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर मैंने एग्जाम्पल देखा है, किताब में, ग्रामर की बुक में नहीं, किताब में जो आप लिटरेचर पढ़ते हैं उसमें। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा? आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँगा। वही चीज़ है, पीरियड के लिए फॉर लग रहा है और एग्जैक्ट टाइम के लिए सिंस लग रहा है। ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, वह मतलब सुबह से पत्र लिख रहा होगा। और नेगेटिव क्या हो जाएगा? शैल के बाद नॉट आ जाएगा। इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, शैल, हैव और बीन, इसलिए नॉट कहाँ लगेगा? शैल के जस्ट बाद, हैव के बाद नहीं, शैल के बाद लगेगा या विल के बाद। और इंटरोगेटिव सेम जैसा पढ़ते आ रहे हो, सब्जेक्ट पहले वाला जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आ जाता है, शैल के बाद या विल के बाद। ठीक, और नॉट कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के जस्ट बगल में इंटरोगेटिव में। विशेष, इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में शैल या विल के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इस फ्यूचर टेंस में हैज़ का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ हैव का प्रयोग करते हैं बीन के साथ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म के साथ। नेगेटिव वाक्य में शैल या विल और हैव के बीच नॉट का प्रयोग करते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में शैल या विल को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। जैसा आपको पता है, अगर आप सोच रहे होगे कि WH वर्ड कहाँ गया, तो कुछ करना ही नहीं है, आपको बस WH वर्ड पहले लिख देना है। ठीक, नीचे छात्रों के अभ्यास के लिए कुछ मिससेलेनियस मतलब कुछ ऊपर नीचे करके सेंटेंस एक्सरसाइज दी जा रही है। छात्रों से अपेक्षा है कि वाक्यों की अच्छी तरह समझकर टेंस का उचित प्रयोग करें। आपको इसको अच्छे तरीके से यूज़ करना है। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करें। चलिए देखा जाए। लिखा फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये है आपका रियल एग्जाम में ऐसे सेंटेंस आते हैं। इसमें आपको पता नहीं है कौन सा टेंस है, इसमें बस आपको ब्रैकेट में नो लिख दिया है।
ही नोज योर नेम, वो तुम्हारा नाम जानता है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या होगा है, देखो आपको ये पहचानना होगा कि ये सेंटेंस किसका है, किस टेंस में आ रहा है, इसका अर्थ किस टेंस में आ रहा है, उस टेंस के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब और बाकी सब भी यूज़ करना होगा। ऐसे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब बहुत कम यूज़ हुआ, कम दिया रहता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सूरज ईस्ट में उगता है और वेस्ट में डूबता है। बाकी सब भी आपको एक्सरसाइज 13वां करना है। 14वां एक्सरसाइज देखते हैं, लिखा है वही सेम है, आपको वर्ब अपने हिसाब से भर के लिखना है। लुक अ बॉय आफ्टर अ मूविंग कार, तो क्या हो जाएगा, मूविंग कार, देखो लड़का दौड़ रहा है। अ बॉय इज रनिंग आफ्टर द मूविंग कार, इसमें इज लग जाएगा या वॉज भी लग सकता है। अ बॉय वॉज रनिंग, लेकिन वॉज ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इज ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब फिर बाकी सब भी आपको एक्सरसाइज ऐसे ही करनी है। 15वां एक्सरसाइज क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसे वाई डिड ही नॉट, देखो जब डिड लग गया तो आपको पता चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो वाई डिड ही नॉट कम टू मीट मी यस्टरडे, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया कल। सेकेंड एग्जाम्पल, शी डिड नॉट वर्क ऑन संडे, वो संडे को काम नहीं की, इस तरीके से। 16 एक्सरसाइज आपको करना है, लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स वन ऑफ द टू वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको इसमें से कोई एक वर्ड लिखना है, वॉज या वर। पहले वाले में क्या हो जाएगा, राम और मोहन, हियर, तो यहाँ वॉज लगेगा, राम और मोहन, राम या मोहन यहाँ पर, राम या मोहन यहाँ पर था, ठीक है, तो वॉज लगेगा, वर लगेगा। ही डैश नॉट टेल अ लाई, ही डज नॉट टेल अ लाई, ठीक है, ही के साथ डज नॉट लगेगा, डू नॉट नहीं लगता है। और राम और मोहन अगर एंड होता तो वर लगता, लेकिन यहाँ केवल एक को आपको जानना है तो आप यहाँ वॉज लगाओगे, ठीक। 17वां एक्सरसाइज देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आपको करेक्ट फॉर्म भरना है वर्ब का। लिखा है द डॉक्टर रीच्ड होम आफ्टर माई मदर डाइड, ठीक है, हैड डाइड, मेरी माँ, बता जो पहले माँ मर गई होगी फिर डॉक्टर पहुँचा होगा, तो सिंपल है, तो आफ्टर माई मदर हैड डाइड हो जाएगा, हैड डाइड, पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल है ये। सेकेंड एग्जाम्पल भी आप चेक कर सकते हो। बाकी 18वां, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें भी आपको वर्ब के हिसाब से आपको भरना है, टेंस के हिसाब से। ही डैश इन दिल्ली फॉर लास्ट 10 ईयर्स, सिंपल हो जाएगा, ही इज़ लिविंग भी हो सकता है, ही इज़ लिविंग इन दिल्ली फॉर लास्ट 10 ईयर, वह 10 साल से आखिर 10 साल से दिल्ली में रह रहा है। ऐसे ही आपको बाकी सब भी करना है। एक्सरसाइज नंबर 19 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म, आपको करेक्ट फॉर्म के हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब ऐड करना है। जैसे द नॉटी बॉय रैन अवे एज ही, बी, देखो बी मतलब होता है इज एम आर वॉज वर, आपको अपने हिसाब से भरना होगा कि यहाँ इज एम आर वर होगा, क्या होगा। द नॉटी बॉय, जो लड़का था, जो शरारती लड़का था, वो दौड़ा, एज ही सेंटेंस अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट, जैसे ही वो डरा, एज ही वॉज सेंटेंसेस अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट के डर के मारे वो वहाँ से भागा, ठीक। आपको ऐसे भरना है पूरा। 20वां एक्सरसाइज भी आपको करना है, 21वां एक्सरसाइज भी करना है, जहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो रही है। 22वां एक्सरसाइज भी आपको करना है, जहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो रही है आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं बता इसलिए नहीं रहा क्योंकि सब लगभग सिमिलर जैसा ही है, तो आप जरूर इसको करिए, ट्राई करिए। नहीं आ रहा तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसी के साथ हम वीडियो का एंड कर रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक इसको वीडियो को पहुँचाने की कोशिश करें, खासकर आपके दोस्तों से, ठीक। वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर ग्रामर रिलेटेड वीडियो। चलिए वीडियो को हम एंड कर रहे हैं। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।